वेलकम बैक गाइस। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सेप्टेंस का टॉपिक। एक्सेप्टेंस सेक्शन 2 क्लॉज बी में डिफाइंड है, जिस तरह ऑफर सेक्शन 2 क्लॉज ए में डिफाइंड था। सारी डेफिनेशंस हमें सेक्शन 2 के अंदर मिलेंगी, बस क्लॉजेज अलग अलग होंगे। तो यहाँ पे एक्सेप्टेंस के बारे में कहता है कि एक ऑफर, यस ऑफर होगा तो उसकी एक्सेप्टेंस आ सकती है, बट एक्सेप्टेंस कभी भी ऑफर के बिना नहीं आ सकती। तो एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन स्टार्ट ही होती है ऑफर से। अ प्रपोजल इज सेट टू बी एक्सेप्टेड, एक ऑफर एक्सेप्ट हो गया यानी एक्सेप्टेंस के लिए ऑफर का होना जरूरी है। जब व्यक्ति जिसको ऑफर दिया गया, द पर्सन टू हुम ऑफर इज मेड, हु इज दैट पर्सन? ऑफरी। ही सिग्निफाइज हिज असेंट, हिज कंसेंट, उस ऑफर से रिलेटेड वो एग्री करता है, उसमें जो डिमांड की गई है उस चीज से ही इज रेडी टू परफॉर्म, यानी उसको इस पर्टिकुलर ऑफर से कोई दिक्कत नहीं है। अपनी कंसेंट, अपनी हामी, हिज विलिंगनेस टू परफॉर्म इन द कॉन्ट्रैक्ट, ये चीज वो जाहिर कर रहा है। और आपको पता है ऑफर जब एक्सेप्टेंस से मिलता है इट बिकम्स अ प्रॉमिस। ये बात ऑलरेडी हम चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं। एक्स ने कार सेल करने के लिए ऑफर दिया वाई को, जिस भी प्राइस पे दिया हो, मैं सारा डिटेल यहां ले नहीं रहा हूं। तो ये एक ऑफर है और वाई ने इसको लेटर के थ्रू या यहाँ पे कॉल के थ्रू बता दिया कि आई एम रेडी। तो वाई ने सिग्निफाई कर दिया थ्रू लेटर दैट ही इज रेडी टू परफॉर्म, दैट मींस ही इज रेडी टू बाय द कार एट अ पर्टिकुलर प्राइस। तो ये क्या है? ये एक्सेप्टेंस है उस ऑफर की। अगेन आई एम रिपीटिंग, एक्सेप्टेंस कैन ओनली बी डन व्हेन देयर इज अ ऑफर। जब ऑफर ही नहीं है तो एक्सेप्टेंस नहीं हो सकती। ये हमने लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त में पढ़ रखा है। इसके बाद आता है हु कैन एक्सेप्ट द ऑफर। तो ऑफर दो होते हैं, जनरल ऑफर एंड स्पेसिफिक ऑफर, जो एक पर्टिकुलर ग्रुप को दिए जाते हैं या पर्टिकुलर पर्सन को दिए जाते हैं, जैसे कि स्पेसिफिक ऑफर या जनरल ऑफर। तो आप सबको पता है जनरल ऑफर में हमने कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का केस पढ़ा था, जिसमें मिसेस कार्लिल को वो कंडीशन फुलफिल करने के बाद पैसा रिवॉर्ड दे दिया गया था। तो यहाँ पे एनीवन हु हैज द नॉलेज ऑफ द ऑफर, कौन सा केस है इसमें? लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त। ये केस हमने पढ़ा हुआ था कि आपको ऑफर के बारे में पता भी होना चाहिए। एंड सेकंड कंडीशन क्या आती है कि आप शर्तें भी पूरी करें। जैसे मिसेस कार्लिल ने उसको प्रॉपरली यूज किया था दवाई को, स्टिल उनको इन्फ्लुएंजा हो गया था, तो शी प्रूव्ड दैट शी यूज्ड दैट मेडिसिन इन अ प्रॉपर वे, और उसके बाद उनको कंपनसेशन रिवॉर्ड कर दी गई थी। इसके बाद अगर ऑफर था स्पेसिफिक पर्सन को या ग्रुप को, तो उसको वही स्पेसिफिक व्यक्ति एक्सेप्ट कर सकता है। तो यहाँ पे केस स्टडी पढ़ते हैं बोल्टन वर्सेस जोन्स की। बोल्टन वर्सेस जोन्स में क्या हुआ कि लेट्स से एक व्यक्ति है एक्स और वाई। मैं इसको जनरल केस स्टडी के तौर पे समझा रहा हूं जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए। यहाँ पे एक्स ने अपना बिजनेस वाई को सेल कर दिया। अब बिजनेस सेल करने के बाद ओल्ड कस्टमर को ये बात नहीं पता थी, उसको ऐसा लगा जैसे एक्स ही बिजनेस रन कर रहा है, और उसने ये ऑर्डर फोन पे एक्स को दे दिया। ऑर्डर मतलब ऑफर दे दिया गुड्स परचेज करने का। अब ये बात वाई को पता चलती है और वाई गुड्स डिलीवर कर आता है। तो क्या वाई यहाँ पे उस ऑफर की एक्सेप्टेंस कर सकता है जो कस्टमर ने एक्स को दी है? नहीं, बिकॉज इट वॉज अ स्पेसिफिक ऑफर टू एक्स ओनली एंड ओनली एक्स कुड एक्सेप्ट इट। तो वाई को जब ऑफर मिला ही नहीं तो उसकी एक्सेप्टेंस भी नहीं हो सकती। तो रिमेंबर, स्पेसिफिक ऑफर की एक्सेप्टेंस स्पेसिफिक व्यक्ति ही कर सकता है या ग्रुप कर सकता है, लेकिन जनरल ऑफर में पब्लिक में से कोई भी व्यक्ति आ जाए जिसने ऑफर की कम्युनिकेशन ली हो और उसके साथ साथ कंडीशंस भी फुलफिल करी हो, दोनों चीजें। इसके बाद हाउ टू मेक एन एक्सेप्टेंस, अगेन वर्ड्स में, या तो बोलकर या लिखकर या फिर इंप्लाइड तरीके से। जैसे बस में चढ़ जाना वॉज इंप्लाइड एक्सेप्टेंस और बस का रुकना वॉज इंप्लाइड ऑफर। तो ये बातें हमको पता है तो ज्यादा खींचेंगे नहीं। इसके लीगल रूल्स थोड़े आराम से पढ़ना। मैंने आपको ये पहले बता रखा है कि एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट होनी चाहिए और अनक्वालिफाइड होनी चाहिए। कोई शर्त लगा के आप एक्सेप्टेंस नहीं दे सकते, बिकॉज अगर आपने कोई शर्त लगाई या कुछ चीज रोक के बोली तो ऐसे में वो क्वालिफिकेशन मानी जाएगी और इसको काउंटर ऑफर माना जाएगा, इससे ओरिजिनल ऑफर खत्म हो जाता है। ये सारी बातें हमको पता है, तो वी विल नॉट वेस्ट आवर टाइम एंड विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रिस्क्राइब्ड मैनर। प्रिस्क्राइब्ड मैनर का मतलब क्या है कि एक्सेप्टेंस उसी तरीके से होनी चाहिए जैसी वो ऑफर में मांगी गई थी। यानी अगर ऑफर में ये बता दिया गया कि आप एक्सेप्टेंस कैसे करेंगे, फोन के थ्रू ही बताएंगे, कॉल करके ही बताएंगे, आपको ईमेल ही करना है, तो ये चीजें क्या हो गई, इसमें मैनर प्रिस्क्राइब कर दिया गया, यानी बता दिया गया। मैनर हो गया, मोड हो गया, टाइम हो गया, ये सारी चीजें अगर
फिक्स कर दी गई ऑफरर द्वारा, तो यानी आपको कंडीशंस तो कोई लगानी नहीं है, तो यहाँ पे तू मैं कुछ नहीं करना है, जैसा मांगा गया वैसा देना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। तो कहता है कि उसी मैनर में एक्सेप्टेंस होनी चाहिए जिस मैनर में मांगी गई। आपके इंस्टीट्यूट ने आपको बोला कि आपका जो फॉर्म है आप एक्सेप्ट कर रहे हो, अगर इस कोर्स को आपको एक्सेप्ट करना है तो आपको ऑनलाइन फॉर्म ही भरना पड़ेगा, हमारे यहाँ ऑफलाइन फॉर्म्स नहीं होते। लेकिन आपकी यूनिवर्सिटी कहती है कि हमारे यहाँ ऑफलाइन फॉर्म्स ही होते हैं, ऑनलाइन नहीं होते, तो जिसका जो तरीका है वैसे ही आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, राइट। हाँ, अगर ऑफर में मैनर डिफाइंड नहीं है तो ऐसे केस में आपको ऐसे तरीके से एक्सेप्ट करना है कि वो लॉजिकल लगे, रीजनेबल लगे। अब जैसे इसमें एग्जांपल ले लेते हैं कि जहां पे मैनर प्रिस्क्राइब्ड नहीं है, अब किसी ने आपको ईमेल सेंड करा और उस ईमेल में कहीं पे भी प्रिस्क्राइब नहीं है कि आपको किस मैनर में किस तरीके से एक्सेप्टेंस देनी है, तो यूजुअली आप कैसे देंगे? ईमेल के थ्रू या एनीवे उसके बिजनेस तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। बट आप रात को 12 बजे उसको मैसेज करके या कॉल करके बता रहे हो दैट आई एक्सेप्ट योर ऑफर, तो ये एक रीजनेबल मैनर नहीं हुआ। तो यहाँ पे एक बात आती है कि व्हाट इफ हमने जिस मैनर में मांगा गया था उस मैनर में हमने एक्सेप्ट नहीं करा। अब इंस्टीट्यूट ने आपको बोला था कि आप ऑनलाइन फॉर्म ही भरें, उस फॉर्म के अंदर आप ये डॉक्यूमेंट्स लगाएं, आपने कुछ भी नहीं लगाया उसमें, ऑनलाइन भरा लेकिन डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाए, तो ऐसे केस में इंस्टीट्यूट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो आपको बताए कि ये आपकी एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं थी, ये आपका फॉर्म इनवैलिड है और हम आपको ये कोर्स अभी ऑफर नहीं कर सकते। हाँ, वो आपको रेक्टिफाई करने के लिए चांस दे सकता है, बट यहाँ पे कि जो एक्सेप्टेंस दे रहा है अगर वो व्यक्ति उस मैनर में एक्सेप्टेंस नहीं देता जिस मैनर में ऑफरर ने मांगी है, तो ऐसे केस में ऑफरर को ये बात बतानी पड़ेगी कि एक्सेप्टर की एक्सेप्टेंस इनवैलिड है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इफ ऑफर प्रिस्क्राइब्स द मैनर the acceptance must be given in such manner. If offer doesn't prescribe the manner, it must be given in usual and reasonable manner. जो लॉजिकल है, illogical manner में आपको एक्सेप्टेंस नहीं देनी। Consequences of not accepting in prescribed manner. प्रिस्क्राइब्ड मैनर में अगर आपने नहीं करा तो क्या होगा? द ऑफरर इज नॉट बाउंड बाय द एक्सेप्टेंस। पहली बात तो ऑफरर इस एक्सेप्टेंस से बंधा नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आया क्योंकि उसने तो आपकी एक्सेप्टेंस एक पर्टिकुलर वे में मांगी थी। हाउएवर उसकी ड्यूटी बनती है ऑफरर की, वो एक्सेप्टर को रीजनेबल समय में यानी लॉजिकल टाइम में बता दे कि हम आपकी एक्सेप्टेंस से बंधे हुए नहीं हैं। अपने इंस्टीट्यूट की बात कर लो, इंस्टीट्यूट ने आपसे फॉर्म मांगा था ऑनलाइन में और कुछ डॉक्यूमेंट्स भी मांगे थे। अब वो डॉक्यूमेंट्स आपके पीडीएफ फॉर्म में या कोई पर्टिकुलर जेपीईजी फॉर्मेट में मांगे। अब आपने ऐसा अपलोड नहीं करा तो आपकी एप्लीकेशन क्या हो जानी चाहिए? रिजेक्ट हो जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इंस्टीट्यूट की ड्यूटी बनती है वो आपको इन्फॉर्म करे, तभी आपके पास रिजेक्शन ईमेल आता है दैट योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज बीन रिजेक्टेड, यानी वो आपकी एक्सेप्टेंस से बाउंड नहीं है, राइट। तो यहाँ पे X ने ऑफर करा टू सेल कार टू Y एंड डिमांड्स एक्सेप्टेंस बाय ईमेल, वो टेलीफोन से उसको एक्सेप्टेंस भेज देता है, तो X इज नॉट बाउंड टू सेल द कार। हाउएवर उसको ये बात इन्फॉर्म करनी पड़ेगी Y को कि मैं आपकी एक्सेप्टेंस से बाउंड नहीं हूँ। अगर वो ऐसा नहीं करता तो Y को अगर कोई डैमेजेस होते हैं तो Y वो क्लेम कर सकता है। हो सकता है Y आपकी कार की ही वेट कर रहा हो और आप उसको एंड टाइम पे बोल रहे हैं कि नहीं तेरी तो एक्सेप्टेंस ही गलत थी, तो टेक्निकली यू आर वेस्टिंग हिज टाइम एज वेल। आप उसको इन्फॉर्म तो करें, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है? ऑफरर की। इसके बाद एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। यस, जैसे ऑफर भी कम्युनिकेट होना चाहिए ऐसे ही एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट होनी चाहिए। मैंने इसका एग्जांपल आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था, बट मैं इसकी केस स्टडी दोबारा से पढ़ाने वाला हूं। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर केस है कि एक्स ने ऑफर करा रेलवे कंपनी को कि मैं आपको कोयला सप्लाई करूंगा। अब मैनेजर इस कंपनी का इसको एक्सेप्ट कर लेता है और इसको अपने ड्रॉर में रख देता है और इसके बारे में भूल जाता है कि मैंने एक्सेप्टेंस भी करी, यानी एक्सेप्टेंस लेटर साइन करा कि ठीक है भिजवा दीजिए और अपने ड्रॉर में डाल लिया एंड ही फॉरगॉट अबाउट इट। इट वाज हेल्ड दैट देयर वाज नो कॉन्ट्रैक्ट एज एक्सेप्टेंस वाज नेवर कम्युनिकेटेड। क्योंकि वाई ने कभी ये लेटर भेजा ही नहीं तो एक्स और वाई के बीच में कभी कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं, तो यहाँ पे द रेलवे कंपनी वॉज नॉट बाउंड टू परचेज द कोल। इसके बाद आता है एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड बाय ऑफरिंग हिमसेल्फ, या उसका एजेंट भी कर सकता है। तो यहाँ पे याद रखना
बोल्टन वर्सेस जोन्स कहता था स्पेसिफिक बंदा कर सकता है अगर स्पेसिफिक ऑफर है, एंड कार्डिनल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी कहती है कि जनरल ऑफर है तो पब्लिक में कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। ऑफ कोर्स उसमें कंडीशंस भी थी, तो ये बात याद रखना। ऑथराइज्ड व्यक्ति कौन बोला? उसका एजेंट, जिसको उसने पावर दी है। तो दुकान पे अगर आपका एजेंट यानी आपका नौकर खड़ा है और उसको ये पावर है कि वो आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है उसके बिहाफ पे, तो इन दैट केस ऐसी एक्सेप्टेंस मानी जाएगी अगर एजेंट भी कर ले तो। इसके बाद टाइम एक्सेप्टेंस कब दिया जाएगा? तो याद रखना, मैंने ऊपर ही बोला था कि अगर समय डिफाइंड है कॉन्ट्रैक्ट में तो तभी करना पड़ेगा, यानी आपको ये कॉन्ट्रैक्ट 28 तारीख से पहले पहले एक्सेप्ट करना है, तो आप 29 तारीख को एक्सेप्टेंस लेटर भेज रहे हो, दैट इज नॉट वैलिड एक्सेप्टेंस। तो कहता है एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद इन द टाइम प्रिस्क्राइब्ड बाय द ऑफरर। अगर वो प्रिस्क्राइब नहीं करता तो आप यूजुअल मैनर में उसको करें एक्सेप्ट। तो इसमें एक एग्जांपल लेते हैं। एक्स ने वाई को कार सेल करने का ऑफर दिया और बोला 5 नवंबर तक इसको एक्सेप्ट कर लेना। अब वो ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा है 6 तारीख को, तो बताओ यहाँ पे एक्स उसकी एक्सेप्टेंस से बाउंड है या क्या एक्स कॉन्ट्रैक्ट में आ गया? बिल्कुल नहीं, बिकॉज उसने प्रिस्क्राइब्ड डेट तक नहीं करा उसको एक्सेप्ट। दूसरा केस इसमें लेते हैं, एक्स और वाई के बीच में केक का एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ऑब्वियसली एक्स ने बोला कि मैं अपना केक तुझे सेल कर दूंगा, तो यहाँ पे वाई को कितने टाइम में बताना है? तो वाई हैज टू एक्सेप्ट दिस ऑफर बिफोर द केक एक्सपायर्स। यूजुअली जो आपके पेरिशेबल गुड्स होते हैं उनकी एक लाइफ होती है, उससे पहले आपको उसको इन्फॉर्म कर देना पड़ेगा। तो यहाँ पे टाइम डिफाइंड नहीं है, बट केक खराब होने के बाद आप आ रहे हो, लेट्स से केक स्पेसिफिक था, एक स्पेसिफिक शेप में था, एक स्पेसिफिक डिजाइन के साथ था, और वो केक ऑलरेडी क्या हो चुका है? एक्सपायर हो चुका है, तो आप ऑब्वियसली उसमें उसकी एक्सेप्टेंस इस केस में वैलिड नहीं है। तो इसमें नेक्स्ट केस आता है साइलेंस डजंट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। चुप रहने से क्या एक्सेप्टेंस होती है? टॉपिक अच्छा है, इससे क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े से हाई हैं। तो अगर आपने किसी को बोला कि आपने अगर मेरी बात का जवाब नहीं दिया तो मैं मान लूंगा आपने एक्सेप्टेंस किया, यानी अगर आप चुप रहे तो मैं ये मान लूंगा कि आपने एक्सेप्टेंस कर ली। ये बात मैंने ऑफर में आपको ऑलरेडी बता दी थी। तो एक्सेप्टेंस कभी भी किसी के चुप मानने से नहीं होगी। एक्सेप्टेंस कैन नॉट बी इंप्लाइड फ्रॉम साइलेंस ऑफ एक्सेप्टर। कभी भी एक्सेप्टेंस चुप रहने से नहीं मानी जाएगी। यहाँ पे एक केस है, एफ अंकल ऑफर्स टू हिज नेफ्यू टू बाय हिज हॉर्स। ये एक अंकल है, इन्होंने ऑफर करा किसको? नेफ्यू को, कि मैं तुम्हारा हॉर्स खरीदना चाहता हूं पर्टिकुलर प्राइस पे। नेफ्यू ने इस बात को रिप्लाई नहीं करा, यानी उसने अपनी एक्सेप्टेंस नहीं दी। नेफ्यू ने बल्कि इस हॉर्स के साथ साथ और भी चीजें क्या हो रही थी? नीलाम हो रही थी, यानी ऑक्शन लगा हुआ था। तो उसने ऑक्शनियर को बोला, आप मैंने आपको बताया ऑक्शनियर एक बाहर से व्यक्ति आता है। यहाँ पे सेलर कौन था? यहाँ पे नेफ्यू सेलर था, और ऑक्शनियर कौन था? जो ऑक्शन करवा रहा है। तो उसने बोला ये जितना भी सामान है, ये सामान में से सिर्फ एक हॉर्स क्या कर देना? रिजर्व कर लेना, ये मैं अपने अंकल को दूंगा। क्या बात बोली उसने? कि ये हॉर्स सेल मत करना, ये हॉर्स मैं अपने अंकल को दूंगा। अंकल की बात तो उसने इग्नोर कर दी, अंकल को एक्सेप्टेंस कभी कम्युनिकेट करी ही नहीं। उसने सिर्फ अपने यहाँ पे ऑक्शनियर को बोला जितना भी नीलामी कर रहे हो उसमें से मेरे हॉर्स को रोक लेना प्लीज, क्योंकि मैं वो अपने अंकल को दूंगा। लेटर ऑक्शनियर ने ये गलती से हॉर्स को भी सेल कर दिया, तो अंकल ने क्या करा? यहाँ पे केस फाइल कर दिया और कहा कि मेरे साथ तो धोखा हुआ है, मैंने तो ये हॉर्स डिमांड किया था और ये हॉर्स मुझे मिला ही नहीं। तो यहाँ पे पाया गया, इट वॉज हेल्ड दैट नेफ्यू नेवर एक्सेप्टेड द ऑफर बिकॉज ही रिमेन्ड साइलेंट, ही नेवर कम्युनिकेटेड हिज एक्सेप्टेंस। जो चुप रहने से एक्सेप्टेंस कभी होती ही नहीं, तो ऐसे केस में एक्सेप्टेंस मानेंगे ही नहीं। तो कभी भी किसी के चुप रहने से एक्सेप्टेंस नहीं मानना। तो इसमें अगला जो टॉपिक है वो फिलहाल के लिए मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। इस लेक्चर में मैं एक और टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं। व्हाई एम आई गोइंग टू डिस्कस दिस इन अनदर लेक्चर? द रीजन इज दिस इज वेरी टेक्निकल एंड इस टॉपिक को हम नेक्स्ट लेक्चर में ही डिस्कस कर पाएंगे सेपरेटली, बिल्कुल स्टार्ट से करके। तो फिलहाल के लिए जो मैं टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं, दिस इज सेकंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, विच इज व्हेन डज द ऑफर एंड। ऑफर कब खत्म हो जाता है, यानी ऑफरर अब उस ऑफर से बाउंड नहीं है। जो उसने ऑफर दिया था वो ऑफर उसका खत्म हो गया। तो कहता है पहला, जब ऑफर को वापस ले लिया जाए। अब ऑफर को वापस कैसे लिया जाता है, ये चीज मैं आपको कब लिया जाएगा, कैसे लिया जाएगा, ये सब मैं आपको उस टॉपिक में पढ़ाने वाला हूं जो मैंने फिलहाल नेक्स्ट लेक्चर के लिए रखा है। तो प्लीज होल्ड इट, मेरे पे विश्वास करके आप इसको होल्ड करें। अगला आता है जब टाइम ही खत्म हो जाए,
जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, एक्स ने वाई को ऑफर करा, दिवाली का ऑफर है, 25 तारीख तक ही वैलिड है, 25 तारीख के बाद ये ऑफर खत्म हो जाएगा, यानी इसकी एक्सेप्टेंस नहीं हो पाएगी। या फिर जैसे केक की बात कर रहे थे और केक की शेल्फ लाइफ यहाँ पे खत्म हो गई, रीजनेबल टाइम ही खत्म हो गया, अब यहाँ पे लॉजिकली हम उसके बाद ऑफर कर ही नहीं पाएंगे, तो ये ऑफर एक्सपायर हो चुका है। एक्स ने वाई को ऑफर किया था आई विल मैरी यू, अब एक्स ने किसी और से शादी कर ली, तो यहाँ पे एक्स का ऑफर वैलिड नहीं है। ओके, बाय डेथ और इंसैनिटी ऑफ अ पर्सन, अगर व्यक्ति की मौत हो जाती है तो ऑफर वैलिड नहीं रहता, यानी किसी ने किसी को ऑफर करा आई विल सेल माय कार, अब उसकी डेथ हो जाती है तो अब आप उसकी एक्सेप्टेंस नहीं कर सकते, या जिसको ऑफर किया था वो पार्टी भी मर सकती है, यानी ऑफरर या एक्सेप्टर में से कोई भी मर जाता है तो ऐसे केस में ऑफर एंड हो जाता है। इंसैनिटी भी इसमें आती है, नहीं बंदा पागल हो गया, मेंटली अनसाउंड हो गया, तो ऐसे केस में वो इनकेपेबल हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑफर एंड हो जाएगा, क्योंकि ऐसे केस में ऑफर वैलिड नहीं है। फिर फेलियर टू एक्सेप्ट द ऑफर इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर, तो मैंने ऑलरेडी एग्जांपल आपको बताया था कि यहाँ पे एक्स ने कार सेल करने के लिए वाई को बोला और बोला कि 1 लाख रुपए एडवांस दे देना, वाई फेल्स टू पे द एडवांस, ऑफर यहाँ पे एंड हो गया। अब लेट्स से उसकी डेट थी, उसका टाइम था, प्रिस्क्राइब्ड मैनर था, कुछ भी नहीं करा। यस, इसमें एक्स की क्या ड्यूटी है कि एक्स को इन्फॉर्म करना पड़ेगा वाई को प्रॉपर टाइम में कि आई एम नॉट बाउंड बाय योर एक्सेप्टेंस, क्योंकि आपने प्रिस्क्राइब मैनर में ये नहीं करी। इसके बाद काउंटर ऑफर हमें पता है, इससे ओरिजिनल ऑफर एंड हो जाता है। अगर मैंने आपको 10 लाख का ऑफर करा, आपने सामने से 9 लाख बोला, तो मेरा ऑफर यहाँ पे एंड हो गया, यानी मैं दोबारा ऑफर करने के लिए आपको बाउंड नहीं हूं। रिजेक्शन ऑफ ऑफर बाय ऑफरी, ऑफर अगर रिजेक्ट ही कर दिया गया किसके द्वारा, ऑफरी द्वारा, एक्सेप्टेंस नहीं करी, उसको रिजेक्ट कर दिया, अब रिजेक्ट कर दिया तो यानी आप यहाँ पे दोबारा उस ऑफर को देने के लिए वैलिड नहीं हो। इसके बाद आता है कि जिस चीज पे आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो वो चीज ही डिस्ट्रॉय हो गई। जैसे मैंने यहाँ बताया था, एक्स और वाई के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ मैरिज का, अब एक्स की डेथ हो जाती है, तो जिस चीज का कॉन्ट्रैक्ट था वो उस बंदे की डेथ हो गई, पार्टी की डेथ हो गई, सब्जेक्ट मैटर की डिस्ट्रॉय हो गया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक शिप आनी थी चाइना से, हम बहुत फेमस, ये बार बार एग्जाम्पल लेते हैं, आप भी बोलते होंगे एक एग्जाम्पल लेके इनके पास, बट दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल और बहुत जगह पे फिट हो जाता है, विच इज वाई आई एम टेकिंग दिस एग्जाम्पल अगेन एंड अगेन। तो यहाँ पे शिप चाइना से आ रही थी और वो शिप डूब जाती है, तो ये ऑफर अब वैलिड नहीं है, बिकॉज जिस चीज पे कॉन्ट्रैक्ट किया था वो चीज ही डिस्ट्रॉय हो गई, तो अब इसका ऑफर जो है वो वैलिड नहीं है। तो इन चीजों में ऑफर एंड हो जाता है और ऑफरर बाउंड नहीं रहता अपने ऑफर से, यानी उसकी एक्सेप्टेंस अगर हो भी गई तो वो उससे बंधेगा नहीं। ठीक है, तो ये पूरा मेरा टॉपिक था जिसमें हमने पढ़ा कि ऑफर कैसे एंड होता है। अगर ऑफर की इसके बाद एक्सेप्टेंस भेजी भी जाती है तो ऑफर एंड हो चुका है, ऑफर इससे बाउंड नहीं है। तो ये टॉपिक अपने आप में एक क्वेश्चन बन के आ सकता है। इसके अलावा जो मेरा टॉपिक बचा है वो सिर्फ है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ये बहुत टेक्निकल है तो इसको ध्यान से समझेंगे अगले लेक्चर में ऑल टुगेदर। अब तक के लिए ये लेक्चर यहीं रखते हैं, छोटा लेक्चर है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, बाय बाय।